हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर। आज की इस क्लास में हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेल लैब ऑफ AT&T। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में AT&T लैब में, जो कि USA में थी। इसके अलावा सी लैंग्वेज से पहले कुछ लैंग्वेजेस ऑलरेडी रनिंग में थी, जैसे कि बी और BCPL। BCPL का मतलब बनता है बेसिक कंबाइंड पर्पज लैंग्वेज। इन दोनों ही लैंग्वेजेस की जो डेफिशिएंसीज थी, जो लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने के लिए एक नई लैंग्वेज की ज़रूरत थी, जो कि सी लैंग्वेज के रूप में सामने आई। और सी लैंग्वेज एक माइलस्टोन के रूप में आज भी सभी लैंग्वेजेस की मदर है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। सी लैंग्वेज का प्रयोग सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किया जाता है। सिस्टम एप्लीकेशंस का मतलब रहेगा कंप्यूटर्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो लो लेवल या हार्डवेयर से संबंधित हैं या डिवाइस से संबंधित चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी प्रोग्रामिंग या कोड बनाए जाते हैं जिससे कि वो चीज़ें चल सकें। यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए या कर्नेल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लाइनक्स में प्रयोग किए जाते हैं। सी लैंग्वेज की खास बात यह है कि जब आप इसके अंदर कोडिंग करते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस पूरे कोड को कन्वर्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसे कि मशीन अंडरस्टैंड करती है। इसीलिए इसे मशीन कोड भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट या मशीन कोड में बदला जाता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कंपाइलेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप आप बता सकते हैं, जिसमें प्री प्रोसेसिंग सबसे पहले आता है, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की या रन करने की बिल्कुल तैयारी में होते हैं, तो उससे बिल्कुल पहले जो काम किया जाता है, जैसे कि मैक्रोस इस प्रोसेस में आते हैं, उसे प्री प्रोसेसिंग कहा जा सकता है। कंपाइलिंग का मतलब होगा कि आप अपने कोड को हैंड ओवर कर रहे हैं जांच करने के लिए, चेक करने के लिए, और उसमें एरर्स या बग्स को फाइंड किया जाता है और फिर उसे ठीक किया जाता है। असेंबलिंग और लिंकिंग इसके नेक्स्ट प्रोसेस रहेंगे। अब आते हैं सी लैंग्वेज के कुछ और तथ्यों के बारे में। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज को एक मिडल लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिडल लेवल का मतलब होगा कि ये लो लेवल का काम भी करती है और हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकती है, इसीलिए ये शब्द बनाया गया मिडल लेवल। कहने का मतलब हुआ, लो लेवल प्रोग्रामिंग वो होती है जो एक मशीन के लिए ही बनाई जाएगी, और उसका वो कोड या ऑब्जेक्ट अगर आप किसी दूसरी मशीन के ऊपर ट्राई करेंगे, वर्क करने की कोशिश करेंगे, तो मे नॉट बी पॉसिबल टू फिट इनटू दैट। और हाई लेवल जो होता है वो किसी भी एक मशीन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी कि वो जो कोड बनाया गया है, जो प्रोग्राम बनाया गया है, वो सभी मशीन्स पे चलने के लायक रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लो लेवल और हाई लेवल की जो बीच की कड़ी है, सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज सिस्टम प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है जो लो लेवल के लिए, जैसा कि अभी हमने बात की, और प्रोसीजरल लैंग्वेज हो गया जो कि आपके प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करती है। प्रोसीजर बनते हैं, मॉड्यूल्स बनते हैं। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब रहेगा कि आपकी कोई एक्सरसाइज है, कोई प्रोग्राम है जो काफ़ी बड़ा है, उसको छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे पार्ट्स में बनाया जाता है और फिर उसको इकट्ठा इंटीग्रेट करके रन किया जाता है। यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे पीस में बना करके रन करने की जो कोशिश रहती है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आती है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सी लैंग्वेज के अंदर कुल 32 रिजर्व कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब रहेगा कमांड, या जो सी लैंग्वेज जिसको समझती है और उसके अनुसार बिहेव करती है। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स की। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोकन होते हैं वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी प्रोग्राम का या कोडिंग के अंदर यूज़ किए जाने वाला। और टोकन को कंपाइलर पहले से ही जानता है
और कंपाइलर को मालूम है कि इस टोकन का पर्टिकुलरली क्या मतलब रहेगा और उसे किस रूप में यूज़ किया जाना है। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे हम मंदिर या गुरुद्वारों के अंदर जब शूज़ हैंड ओवर करते हैं तो हमें एक टोकन मिल जाता है। तो जब हम वापस आते हैं तो वो टोकन हमें सौंपना होता है और उसके बदले हमें हमारे शूज़ वापस मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोकन होता है बेसिकली वो एक आइडेंटिटी है, यानी इशू करने वाले और रिसीव करने वाले दोनों को ही मालूम है कि टोकन का पर्पज़ क्या रहेगा। सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स को 5 अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आएगा कीवर्ड्स का, उसके बाद आइडेंटिफायर, फिर कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। ये सभी टोकन कहलाते हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे वो हाईलाइट करके बताई गई हैं ताकि आप उन्हें नोट बना करके रखें और इसे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। आइए अब सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। तो कीवर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि प्री डिफाइंड है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कीवर्ड कमांड्स हैं। कमांड्स का मतलब होता है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो प्रोग्राम के अंदर या कोडिंग के अंदर कमांड्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो उसे आप कीवर्ड कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे बताया गया है, इफ़ कमांड हो गई, फोर या इंटीजर ब्रेक, इन सभी स्टेटमेंट्स को हम आने वाले क्लासेस में और ज़्यादा समझेंगे। दूसरा आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होगा नेम गिवन टू एंटिटीज, यानी किसी चीज़ का आप नाम रख रहे हैं, किसी चीज़ की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे आइडेंटिफायर के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन सब का आपको मालूम है आपको एक नाम रखना होता है। तो नेमिंग के कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप जिन भी वेरिएबल्स को या फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, दे ऑल मस्ट बी यूनिक, यानी एक ही नाम को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही बिहेव करते हैं, बट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यहाँ पे एक बार आपने जो कांस्टेंट को वैल्यू दे दी, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और प्रोग्राम के बिगिनिंग में जो भी आप असाइनमेंट करेंगे वो थ्रू आउट प्रोग्राम उसकी वैल्यू सेम रहेगी। आप उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू, यानी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान एक ही वैल्यू रहेगी, और इसे आप लिटरल भी कह सकते हैं। कांस्टेंट में बिलोंग्स टू एनी डेटा टाइप। कांस्टेंट का मतलब जो डेटा टाइप रहेगा वो कोई भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, या डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं। अगर कांस्टेंट वेरिएबल बनाने हो तो सी लैंग्वेज में इसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और इसे बताए गए सिंटेक्स के अनुसार फॉलो करें। फिर आते हैं स्पेशल सिंबल्स। तो जब भी आप सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको आपको यूज़ करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको नीचे दिखाए गए स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस का एक पेयर दिखाया गया है। इसके अलावा कॉमा, सेमीकोलन, इजिकल्स टू का साइन, हैश, ये सभी प्रोग्रामिंग के अंदर सिंबल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें टोकन के अंदर रखा गया है। और इसके अलावा पाँचवें नंबर पे आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक्चुअली बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो उसको हम आने वाली क्लास के अंदर अलग से देखेंगे। अब आते हैं हम सी के अंदर डेटा टाइप्स के टॉपिक पे। डेटा टाइप का मतलब रहेगा कि आपके जो डेटाज हैं, आपके पास जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड करने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, उसको आप किस रूप में देखते हैं, उसका क्या टाइप है, तो उसी से बनाया गया है डेटा टाइप। तो आप ये कह सकते हैं ईच वेरिएबल इन सी हैज़ डेटा टाइप, यानी आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितनी भी सूचनाएं होंगी, उनका कोई ना कोई रूप होता है, उनका कोई ना कोई टाइप होता है। तो वो किस तरह की सूचना है, यानी आपके पास जो सूचना है, आप ये कह सकते हैं वो नंबर के रूप में है, या नेम्स के रूप में है, या डेसिमल्स में, किस रूप में है, उसे डेटा टाइप कहा गया है। जितने भी डेटा टाइप्स होंगे दे ऑल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग मेमोरी की डिमांड करते हैं। हैज सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ओवर इट, और उन्हीं डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन किए जा सकते हैं।
जैसे अगर आपके पास में 2 नेम हैं, तो क्या हम उन 2 नेम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई नंबर्स को किया जा सकता है। तो जो ऑपरेशंस होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट किए जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप हैव डिफरेंट रेंजेस, यानी जितने भी डेटा टाइप्स आपके होंगे उनकी रेंज होती है, यानी वो कितना स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी टाइप के ऊपर ही रहेगा। सी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, कॉमन डेटा टाइप हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आएगा कैरेक्टर का। कैरेक्टर इज द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप। इट स्टोर अ सिंगल लेटर, सिंगल करेक्टर, यानी एक समय में एक ही लेटर को स्टोर करेगा। जैसे उदाहरण के लिए यस और नो को इंडिकेट करने के लिए हम लोग वाई प्रेस कर देते हैं, एन प्रेस कर देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक समय में एक ही लेटर स्टोर कराना हो तो करेक्टर डेटा टाइप का यूज किया जा सकता है। और इसकी जो कंजप्शन है वो 1 बाइट मेमोरी रहती है। दूसरे नंबर पे आता है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर जो डेटा टाइप है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन इसमें डेसिमल्स अलाउ नहीं रहेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आता है फ्लोट, जिसमें डेसिमल वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। और उसके बाद आता है डबल डेटा टाइप। ये भी सेम रहेगा, जैसे कि फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है उसी तरह से, लेकिन इनके अंदर जो स्टोर करने की रेंज है वो अलग अलग रहेगी। वैसे तो देखा जाए तो सी में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ कॉमन डेटा टाइप्स को लिया गया है। आइए अब हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं कि जो डेटा टाइप्स हैं वो कितनी मेमोरी लेते हैं, उनका फॉर्मेट क्या रहता है और वो किस रेंज पर रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप्स की। एक इंटीजर नॉर्मली 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन आजकल के जो कंपाइलर हैं वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, और इसकी रेंज रहेगी -32767 से लेकर प्लस में 32768 तक। और जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर एक इंटीजर को यूज़ करना चाहेंगे, उसका प्रयोग करना हो, तो आपको एक फॉर्मेट का यूज़ करना होता है जिसे %d अथवा %i से इंडिकेट किया जाता है। यानी अगर उसकी वैल्यू दिखानी हो या इनपुट लेने हो तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होगा। इसके अलावा लॉन्ग इंटीजर है 4 बाइट में। इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप देख रहे हैं कि इस टेबल के अंदर कई जगह रेंज को नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो रेंज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसे याद रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफाई रहेगा दैट इज %LD, यानी लॉन्ग इंटीजर के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और फिर आता है करेक्टर। करेक्टर को 2 फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाया गया है, साइंड और अनसाइंड करेक्टर। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझा कि एक जो करेक्टर होता है वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है। इसकी जो रेंज रहेगी यहाँ पे साइंड में -128 से लेके +127 तक। तो साइन का मतलब क्या होता है? देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, साइंड और अनसाइंड। साइन का मतलब रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस एक साइन है। नॉर्मली आप जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो उसके आगे प्लस का साइन हम हमेशा नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि साइंड वर्ड जब भी बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें माइनस या नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है। अनसाइंड में देखिए, क्योंकि इसका नाम अनसाइंड रखा गया है तो इसका मतलब ये रहेगा कि इसमें नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं है। तो जितने भी नेगेटिव की रेंज थी वो जाकर के पॉजिटिव में ऐड हो जाती है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे 128 और 127 को, तो वो कुल 255 बन जाएगा। और सेम यही कंसेप्ट आपको इंटीजर पे भी अप्लाई करना होगा। उसे यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो हर चीज़ लिख के नहीं दी जा रही है। और इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो इंटीजर है उसके भी आप 2 फॉर्मेट बना लें, अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो साइंड रहेगी, यानी साइंड लिखा है या नहीं लिखा है आपको उसे बाय डिफ़ॉल्ट साइंड ही मानना पड़ेगा। अगर अनसाइंड लिख दिया गया है तभी जाकर के वो अनसाइंड बनेगा, यानी इंटीजर और करैक्टर ये दोनों साइंड और अनसाइंड के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोट डेटा टाइप पे। 4 बाइट की मेमोरी है और इसे इंडिकेट करने के लिए आप %f, और उससे ज़्यादा अगर आपको डेसिमल्स पे काम करना हो तो डबल डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं जो कि 8 बाइट लेता है। लॉन्ग डबल 16 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा और इसका जो फॉर्मेट रहेगा दैट इज %LF।